सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि बहुत ही जल्दी हमारे 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और 2000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, तो उसके लिए फिर से एक बार आप सभी को दिल से धन्यवाद। सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। अब देखिए, बात यह है कि जो स्टूडेंट अभी नए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर उसके बाद में दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पूरी क्लास अटेंड करनी है, पूरी क्लास अटेंड करनी है। ये मैं रोज़ बोलता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। आज क्वेश्चंस भी मैं ज़्यादा लाया हूँ और क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे, और एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सशक्त करनी है। तो पूरी क्लास को अटेंड करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, बिलीरुबिन नामक वर्णक कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, बिलीरुबिन नामक वर्णक कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हृदय, बी है आपका आमाशय, सी है आपका अग्नाशय, डी है आपका यकृत। बताइए जल्दी से, बिलीरुबिन नामक वर्णक कहाँ पाया जाता है। बिलीरुबिन नामक वर्णक कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हृदय, बी है आपका आमाशय, सी है अग्नाशय और डी है यकृत। बताइए जल्दी से, बिलीरुबिन नामक वर्णक कहाँ पाया जाता है। हृदय में, आमाशय में, अग्नाशय में या फिर यकृत में। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला यकृत, बिल्कुल सही जवाब है। वहां पर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा बिलीरुबिन नामक वर्णक का संबंध किस ग्रंथि से है या किस पेशी से है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि बिलीरुबिन नामक वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो उसका आंसर आपको देना है यकृत, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इस वीडियो के अंदर मैंने जेट, ICR और BHU के पुराने क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको जरूर अटेंड करनी है इसको पूरी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्पों के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उभयलिंगी पुष्प के भाग है। अब आपको बताना है उभयलिंगी पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका पुमंग, बी है जायांग, सी है ए और बी दोनों, और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, उभयलिंगी पुष्प के भाग कौन कौन से होंगे। ऑप्शन नंबर ए है पुमंग, बी है जायांग, सी ए है और बी दोनों, और डी है आपका कोई नहीं। उभयलिंगी पुष्प के भाग हैं। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए सबसे पहले समझिए पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कुछ पुष्प होते हैं जो नर पुष्प कहलाते हैं, कुछ पुष्प होते हैं जो मादा पुष्प कहलाते हैं, और कुछ पुष्प होते हैं जो उभयलिंगी कहलाते हैं। जो नर पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पुमंग पाया जाता है। आप सब लोगों को पता है कि पुमंग क्या होता है। एक्टिव ऑर्गन की बात कर रहा हूं मैं, जो एक्टिव पार्ट होता है वो पुमंग होता है। पुमंग आप सब लोगों को पता है एक प्रकार का नर भाग होता है। फिर उसके बाद में जो मादा फूल होते हैं उसमें जायांग पाया जाता है। जायांग का भी आप लोगों को पता है कि एक्टिव मादा भाग होता है। लेकिन जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं उसमें पुमंग और जायांग दोनों ही पाए जाते हैं। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं उसके अंदर पुमंग और जायांग दोनों ही चीज या दोनों ही ऑर्गन या दोनों ही पुष्प के अंग पाए जाते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि उभयलिंगी पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाएंगे, तो आपको जवाब देना है पुमंग और जायांग। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंचुए का उत्सर्जी पदार्थ होता है। केंचुए का उत्सर्जी पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यूरिया, बी है यूरिक अम्ल, सी है दोनों, और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, केंचुए का उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा। केंचुए का उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, यूरिया, यूरिक अम्ल, दोनों या कोई नहीं, ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। केंचुए का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल कहलाता है। केंचुए का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का कुबड़ की उत्तक का बना होता है। ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब देना है ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका संयोजी उत्तक का, बी है वसा में उत्तक का, सी है दोनों, और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ध्यान से देना है। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब ऊंट का उत्तक किसका बना होता है, जवाब दीजिए। जिसने इसका जवाब दिया है वसा में उत्तक, बिल्कुल सही जवाब है। जो ऊंट का उत्तक होता है वो किसका बना होता है, ऊंट का उत्तक वसा में उत्तकों, ऊंट का जो उत्तक होता है, कुबड़ होता है, वो वसा में उत्तकों का बना होता है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का आपको। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों
को मृदा में प्राप्त होने वाला जल कहलाता है? पौधों को मृदा में प्राप्त होने वाला जल कहलाता है। पौधों को मृदा में प्राप्त होने वाला जल क्या कहलाएगा? केशिका जल, मृदा जल, शोषित जल या क्रांतिक जल? बताइए जल्दी से, पौधों को मृदा में प्राप्त होने वाला जल क्या कहलाता है? पौधों को मृदा में प्राप्त होने वाला जल क्या कहलाता है? जिसने इसका जवाब दिया है केशीय जल, बिल्कुल सही जवाब है। इस केशीय जल को हम कैपिलरी वाटर के नाम से भी जानते हैं। इस केशीय जल को हम कैपिलरी वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, पौधों को मृदा में प्राप्त होने वाला जल केशिका जल कहलाता है। इस केशिका जल को कैपिलरी वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इस केशिका जल को कैपिलरी वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर कैपिलरी वाटर अगर हिंदी में लिखा जाता है तो भी उसका आंसर वही होगा, कैपिलरी वाटर। अगर हिंदी में नहीं आता है और केशिका जल लिखा हुआ आता है तो केशिका जल और कैपिलरी वाटर एक ही चीज़ है। आपको हमेशा से यही जवाब देना है। अब पौधों को मृदा में प्राप्त होने वाले जल से मतलब क्या है? देखिए, जब मिट्टी के अंदर जो पौधे की जड़ें रहती हैं, उन जड़ों के आसपास जो जल उपलब्ध होता है और उन जड़ों के जो रोम होते हैं, उन जड़ों के जो मूल रोम होते हैं, उन मूल रोम के आसपास जो जल उपस्थित होता है वो जल क्या होता है? पौधों की जड़ों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है और उसी जल को हम प्राप्य जल या मृदा में प्राप्त होने वाला जल इस नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अगला वाला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 21%, बी है 7%, सी है 3% और डी है आपका 0%। अब जवाब देना है आपको, प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। अब जिसको नहीं पता, ये किसके बारे में मैंने पूछा है, देखिए हमारा जो रक्त होता है, रक्त के अंदर क्या होता है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और थ्रोम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को घोल के रूप में जो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जिस घोल में घुली हुई रहती है वो घोल प्लाज्मा कहलाता है। वो घोल क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। वापस से समझ लीजिए, हमारे शरीर में रक्त के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, कुछ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को घोलने का कार्य, या ये कोशिकाएं जिस जलीय विलयन में घुली हुई होती है, वो जलीय विलयन तो नहीं होता है, वो तरल विलयन होता है, तो उस तरल विलयन में घुली हुई होती है, उस तरल विलयन को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा और कोशिका का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? तो रक्त के अंदर 55% तो प्लाज्मा होता है और 45% आपकी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि स्पेशली प्लाज्मा के अंदर पूछा जाए आपसे कि प्लाज्मा के अंदर जल कितने प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा के अंदर जल अगर पूछा जाता है आपसे तो लगभग 92% वाटर होता है। कितना होता है? 92% जल होता है। प्लाज्मा के अंदर 92% जल होगा। अगर प्रोटीन पूछ लिया जाता है तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 7%। और ये सवाल पीछे जेट में पूछा गया था। समझ में आ गया आपको? तो ये सवाल पीछे जेट में पूछा गया था कि प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो उसका सही जवाब था 7%। तो ये सवाल वापस से रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है, रक्त में उपस्थित विटामिन के का कार्य होता है। रक्त में उपस्थित विटामिन के का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रक्त का थक्का बनाना, बी है रक्त में शर्करा नियंत्रण, सी है रक्त में लवण नियंत्रण, डी है रक्त को तरल बनाना। अब बताइए जल्दी से, रक्त में उपस्थित विटामिन के का क्या कार्य होगा? रक्त में उपस्थित विटामिन के का कार्य, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला रक्त का थक्का बनाना, बिल्कुल सही जवाब है। रक्त में उपस्थित विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। जैसे ही आपके शरीर पर कहीं चोट लगती है, चोट लगने के बाद में वहाँ का जो रक्त होता है उसको गाढ़ा कर दिया जाता है, तरल उसको गाढ़ा कर दिया जाता है, अर्धठोस कर दिया जाता है, और जहाँ से ब्लड निकलना चालू होता है वहाँ पर क्लोटिंग हो जाती है, गाढ़ा जमाव हो जाता है, थक्का बन जाता है, और इस थक्के को बनाने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। तो समझ में आ गया आपको? रक्त में उपस्थित विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बना देता है, और जहाँ से ब्लड निकलता है वहाँ की सेल्स और आसपास क्या कर देता है? गाढ़ा तरल रक्त का बना देता है और रक्त को बाहर निकलने से रोकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आ सकता है सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है। वायरस है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अविकल्पी परजीवी, बी है आपका विकल्पी परजीवी, सी है परपोषी और डी है निर्जीव। बताइए जल्दी से, वायरस क्या चीज़ है आपको बताना है। कोरोना वायरस तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, कोरोना वायरस क्या चीज़ है। तो उसी प्रकार से ये एक वायरस है, ये क्या है बताइए जल्दी से। देखो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाया हूँ मैं, और पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये सवाल। जवाब दीजिए क्या होगा।
जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला अविकल्पी परजीवी बिल्कुल सही जवाब है। जो वायरस होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता है, उसको जिंदा रहने के लिए किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो खुद अपना भोजन नहीं बना सकता, उसको भोजन के लिए किसी दूसरे के भोजन पर आश्रित रहना पड़ता है। समझ में आ गया? तो अब इस चीज़ का ध्यान रखें। वायरस क्या है? वायरस है अविकल्पी परजीवी। वायरस क्या है? वायरस अविकल्पी परजीवी है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है अभी, तो उस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस क्या है, तो वायरस है एक अविकल्पी परजीवी, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? बताना है आपको। जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका वसा व ग्लाइकोजन, बी है आपका प्रोटीन, सी है खनिज लवण और डी है कार्बोहाइड्रेट। बताइए जल्दी से, जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है जंतु कोशिका में संचित भोजन का, जिसने जवाब दिया है वसा व ग्लाइकोजन, बिल्कुल सही जवाब है। जंतु कोशिका में संचित भोजन वसा व ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। वसा व ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में संचित भोजन वसा और ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा होती है? एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 3.0 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1.3 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 8.3 किलो कैलोरी और डी है आपका 7.3 किलो कैलोरी। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, पीछे पूछा गया है, इसका जवाब देना है आपको। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा होती है? एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा होती है? जवाब दीजिए, इसका क्या होगा जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। एक एटीपी अणु में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उपस्थित होती है, और यह एक एटीपी अणु टूटने या अपघटन के दौरान 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा को उपलब्ध करवाता है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। लाइकेन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा में लाइकेन का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है आपका लाइकेनोलॉजी, सी है आपका ग्रेनोलॉजी और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है माइकोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। लाइकेन का अध्ययन जो किया जाता है वो विज्ञान की माइकोलॉजी शाखा में किया जाता है। किस शाखा में किया जाता है? माइकोलॉजी शाखा में किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो लाइकेन का अध्ययन किस में करते हैं? लाइकेन का अध्ययन करते हैं विज्ञान की माइकोलॉजी शाखा में। अब देखिए इसको समझिए, मैंने एक क्वेश्चन पीछे सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने बताया भी था आपको, कवक और शैवाल के बीच में जो संबंध होता है, कवक और शैवाल के बीच में जो आपस में जो सहजीवी संबंध होता है वो ही लाइकेन कहलाता है, ठीक है। कवक और शैवाल के बीच में जो आपसी संबंध होता है वो ही लाइकेन कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है, राइबोसोम की 80S इकाई किन दो उप इकाइयों से बनती है? राइबोसोम की 80S इकाई किन दो उप इकाइयों से बनती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 60S प्लस 40S, बी है 40S प्लस 40S, सी है 50S प्लस 30S और डी है आपका 40S प्लस 50S। क्या होगा इसका जवाब। राइबोसोम की 80S इकाई किन दो उप इकाई से बनती है? राइबोसोम की 80S इकाई किन दो उप इकाई से बनती है? ए बी सी या डी। 60S प्लस 40S, 40S प्लस 40S, 50 प्लस 30, 40 प्लस 50। बताइए क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 60S प्लस 40S, बिल्कुल सही जवाब है। राइबोसोम की जो 80S इकाई होती है वो दो उप इकाइयों से जुड़कर बनी होती है, जिसको 60S प्लस 40S बोलते हैं। 40S और 60S मिलती हैं, उस दौरान राइबोसोम की 80S इकाई बनती है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो 80S राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और जो 70S राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है, दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय है। दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय है। BHU 2018 का सवाल है, ध्यान से पढ़ना है आपको। BHU 2018 का सवाल है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए।
दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय। ऑप्शन नंबर ए है आपका जीन थेरेपी, बी है आपका दैहिक संकरण, सी है प्रोटोप्लास्ट संलयन और डी है आपका जीन अभियंत्रण। क्या होगा इसका जवाब? दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय। दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला जीन थेरेपी, बिल्कुल सही जवाब है। दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय क्या कहलाता है? दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय जीन थेरेपी कहलाता है। क्या कहलाएगा? जीन थेरेपी कहलाता है। अब इस चीज का ध्यान रखना है, दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय क्या है? दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय जीन थेरेपी के नाम से जाना जाता है और BHU 2018 में आया हुआ सवाल है। BHU 2018 का सवाल है, वापस से आ सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक का निवास क्या कहलाता है? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, जेट में अधिकतर ये सवाल आता है और जेट में बार बार पूछा गया है। सवाल का जवाब देना है आपको। क्या होगा? दीमक कीट का निवास क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका टर्मेटेरिया, बी है आपका कोलो समूह, सी है आपका दीमक फोल्क और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, दीमक कीट का निवास क्या कहलाता है? दीमक कीट का निवास क्या कहलाता है? जवाब देना है आपको, दीमक कीट का निवास क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका टर्मेटेरिया, बी है आपका कोलो समूह, सी है आपका दीमक फोल्क और डी है कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है दीमक कीट का निवास स्थान का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला टर्मेटेरिया, बिल्कुल सही जवाब है। दीमक कीट का निवास टर्मेटेरिया के नाम से जाना जाता है। दीमक कीट का निवास स्थान टर्मेटेरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला सवाल है, मानव के 2 इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड किससे जुड़े होते हैं? मानव के 2 इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड किससे जुड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, बी है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, सी है आपका कार्बन बॉन्ड और डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, मानव के 2 इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड किससे जुड़े होते हैं? मैंने पहले भी बताया था आपको इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन के जो 2 पॉलीपेप्टाइड या 2 समूह होते हैं या 2 अणु होते हैं, वो एक विशेष प्रकार के बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये क्वेश्चन ICAR 2019 में आया हुआ है और पहले भी मैंने ये सॉल्व करवाया हुआ है ये सवाल। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन पहले बताया हुआ है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको वापस से इंक्लूड किया है। और ICAR 2019 में भी आया हुआ है तो फिर से आएगा ये सवाल, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सारी की सारी क्लास अटेंड करनी है। अपनी बातों के अलावा थोड़ा टाइम इधर भी निकालो, फालतू की बातों के अलावा। इसने जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिल्कुल सही जवाब है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का भी बता देता हूं। जो डीएनए होता है उसके जो पिरिमिडीन क्षारक होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, उसके मध्य में भी एक बॉन्ड पाया जाता है और वो जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो डीएनए के अगर बारे में पूछा जाए तो डीएनए का बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और अगर इंसुलिन के बारे में पूछा जाए तो इंसुलिन का बॉन्ड जो होगा वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं सवाल और कंफ्यूज करते हो आप, खुद कंफ्यूज हो जाते हो आप। अगला सवाल है, जीन संरचना में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? अब देखिए जीन संरचना में परिवर्तन होता क्या है ये चीज भी समझ लीजिए और परिवर्तन क्यों करवाया जा रहा है। यह परिवर्तन ऑटोमेटिक हो रहा है। देखिए परिवर्तन, सबसे पहले तो जीन संरचना में जो परिवर्तन होता है उस चीज को क्या कहते हैं? तो उस चीज को कहते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ध्यान से समझिए, अगर आपको पूछा जाए कि जीन संरचना में परिवर्तन क्या कहलाता है तो जीन संरचना में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उसको हम इंग्लिश में म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है? ये कृत्रिम भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। प्राकृतिक कैसे होता है? प्राकृतिक इस दौरान होता है जब रेडिएशन के संपर्क में हमारा शरीर आ जाता है या किसी कारणवश हमारी जीनी जो संरचना होती है उसमें छोटा मोटा सा भी हेर फेर हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, जीन की संरचना बदल जाती है और उसके जो लक्षण हैं वो हमारे शरीर के बाह्य लक्षणों पर दिखते हैं। जैसे एक उंगली का ज़्यादा बढ़ जाना या एक अंगूठा ज़्यादा हो जाना या 5 की जगह 6 उंगलियां हो जाना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। इसके अलावा इसकी संरचना में परिवर्तन होने के कारण विभिन्न प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। अब देखिए ये कृत्रिम भी होता है और प्राकृतिक भी होता है, लेकिन जो प्राकृतिक वाला होता है वो अधिकतर नुकसानदायक ही होता है और जो कृत्रिम रूप से हम करवाते हैं वो इसीलिए करवाया जाता है कि किसी न किसी अच्छे गुण को उसमें ऐड करना है या किसी न किसी सूक्ष्म वैज्ञानिक कार्य को करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उत्परिवर्तन कराएंगे, उस जीव की जीनी संरचना में उत्परिवर्तन कराएंगे। और मुख्य रूप से ये जो उत्परिवर्तन करवाया जाता है ये हम क्लोन तैयार करते हैं, विभिन्न जंतुओं का, गाय भैंस भेड़ बकरी का क्लोन तैयार करते हैं, तब इसका उपयोग लिया जाता है। और इसके अलावा जो हम वेराइटीज डेवलपमेंट करते हैं, किस में तैयार करते हैं, तो उस दौरान भी क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन कराया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि जीन उत्परिवर्तन किसके द्वारा कराया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पराबैंगनी किरणें,
बी है गामा किरणें, सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। अब जवाब दीजिए, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, ए और बी दोनों, क्या होगा इसका जवाब? जीन संरचना में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? जीन संरचना में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? जिसने इसका सी जवाब दिया है, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। जीन संरचना में परिवर्तन किसके द्वारा कराया जाता है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा कराया जाता है और गामा किरणों के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि पराबैंगनी किरणें तो सूर्य से आती है और उसको ओजोन लेयर रोक लेती है, तो वो हमारे पृथ्वी पर नहीं आ सकती। लेकिन गामा किरणों पर हमारा कंट्रोल होता है। गामा किरणों को हम प्रयोगशाला में हम उसको उत्पन्न कर क्या कर सकते हैं? परिवर्तन करवा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने समझाया था। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकोर रोग का लक्षण है। क्वाशियोरकोर रोग का लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए है आपका बच्चे का पेट फूल जाना, ऑप्शन नंबर बी भूख की कमी, सी स्वभाव चिड़चिड़ा होना, और डी है आपका उपरोक्त सभी। जवाब दीजिए, ये सवाल आएगा इस प्रकार का सवाल, एक ना एक सवाल पूछा जाएगा आपसे। क्या होगा इसका जवाब? क्वाशियोरकोर रोग का लक्षण, बच्चे का पेट फूल जाना, भूख की कमी, स्वभाव चिड़चिड़ा, उपरोक्त सभी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। क्वाशियोरकोर रोग का लक्षण क्या होता है? क्वाशियोरकोर रोग जब हो जाता है देखिए, ये रोग मुख्य रूप से ये जो रोग होता है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। किन में होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, 4 से 5 साल या 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये रोग ज़्यादा होता है। उनमें क्या हो जाता है? सबसे पहले तो बच्चे को भूख लगना कम हो जाती है, भूख नहीं लगती है और उसके कारण उसका पेट भी फूल जाता है। पेट का फूलने का मतलब ये नहीं है कि उसका पेट ज़्यादा खाना खाएगा, नहीं तो सर उसका पेट कैसे फूलेगा? वो पेट फूलने का मतलब किसी और तरीके से होता है, लेकिन पेट फूला हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद में उस बच्चे का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, बार बार रोता है और इस प्रकार के लक्षण होते हैं। ये क्वाशियोरकोर रोग को दर्शाता है। तो अब आपसे पूछ ले क्वाशियोरकोर रोग कब होता है, कैसे होता है, किसमें होता है, तो सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में म्यूटेशन का बिंदु होता है। कोशिका में म्यूटेशन का बिंदु होता है। अब जेड 2010 का सवाल है, अभी मैंने इस बारे में बताया था आपको। अब इसका जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका डीएनए, बी है जीन, सी है केंद्रक और डी है आपका लवक। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? कोशिका में म्यूटेशन का बिंदु डीएनए, जीन, केंद्रक या लवक? कोशिका में म्यूटेशन का बिंदु होता है डीएनए, जीन, केंद्रक या फिर लवक। कोशिका में म्यूटेशन का बिंदु, जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए कोशिका में म्यूटेशन का बिंदु जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला जीन, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, किसी भी जीव की जीनी संरचना में कृत्रिम या प्राकृतिक परिवर्तन हो जाता है तो उस अवस्था को हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, म्यूटेशन जो होगा वो मेन कहाँ पर होगा, उसका केंद्र बिंदु कौन सा होगा? तो मैंने क्या कहा, जीव की जीनी संरचना में परिवर्तन। तो जब जीन उसके परिवर्तित हो जाएंगे, उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे उसको? उस कंडीशन में हम उसको म्यूटेशन कहेंगे। तो कोशिका का जो म्यूटेशन बिंदु होता है वो जीन कहलाता है। और ये जेड 2010 का सवाल है, फिर से आ सकता है बच्चों, इसको ध्यान से देख लेना। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किससे हुई थी? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए। पेनिसिलिन की खोज किससे हुई थी? BHU 2017 का सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किससे हुई थी? ये जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका पेनिसिलियम नोटेटम, बी है आपका जिब्रेला फ्यूजिकोराई, सी है फ्यूजेरियम कवक और डी है प्रोटोजोआ। क्या होगा इसका जवाब? पेनिसिलियम की खोज किससे हुई थी? पेनिसिलियम की खोज बतानी है आपको। पेनिसिलियम की खोज किससे हुई थी? ए पेनिसिलियम नोटेटम, बी जिब्रेला फ्यूजिकोराई, सी फ्यूजेरियम कवक और डी है आपका प्रोटोजोआ। जिसने इसका जवाब दिया है पेनिसिलियम की खोज का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला पेनिसिलियम नोटेटम, बिल्कुल सही जवाब है। अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये कवक था या जीवाणु था या बैक्टीरिया था या वायरस था, तो इसका जवाब भी बता देता हूँ। ये एक प्रकार का कवक है। क्या है? एक प्रकार का कवक है, फंगस है। तो पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो पेनिसिलिन है क्या? ये एक विशेष प्रकार का टीका है। क्या है? विशेष प्रकार का टीका है, ये दवाई है जो इसके 3-4 फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है इसके, जो अलग अलग रोगों से आपकी रक्षा करते हैं। अगर ये टीका लगा दिया जाता है किसी रोगी या स्वस्थ मनुष्य को, तो उस मनुष्य में आगामी जो रोग हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। ये कुछ विशेष रोग होते हैं, उसके लिए इस टीके को बनाया गया था, ठीक है। जैसे चेचक का टीका है वो चेचक के लिए बनाया गया था। तो जो पेनिसिलिन का टीका है वो सबसे पहले तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाया गया था और उसको बनाने का काम किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
ठीक है, समझ में आ गया। वापस से समझा देता हूँ। पेनिसिलिन क्या है? एक विशेष प्रकार का टीका है जिसको कवक के द्वारा बनाया जाता है। कवक का नाम पूछ ले तो कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। अगर पूछ ले किसने बनाया था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था। इज दैट क्लियर? इसके 4 से 5 प्रकार पाए जाते हैं जो अलग अलग बीमारियों के लिए उपयुक्त होते हैं। समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में अपघटित होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके भोजन के अंदर जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में बदलेंगे तो वो अमीनो अम्ल में किसके माध्यम से बदलेंगे, ये पूछा गया है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में अपघटित हो जाते हैं। अब पूछा गया है कि आपके शरीर में जो प्रोटीन गया है वो प्रोटीन किसके द्वारा अपघटित किया जाएगा, कौन से एंजाइम है जिसके द्वारा अपघटित किया जाएगा। तो ए है आपका ट्रिप्सिन, बी है पेप्सिन, सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन और पेप्सिन इसका जवाब हो जाएगा सही। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर से कह देता हूँ मैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, अब देखिए ये बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बिना मृदा में सिर्फ पोषक तत्वों के जलीय घोल या जलीय विलयन भी लिखा सकता है में पादपों को उगाना क्या कहलाता है? बिना मृदा में, मृदा नहीं है, सिर्फ पानी का घोल है और उस पानी के घोल में पोषक तत्वों को घोला गया है, और इस प्रकार का घोल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका हाइड्रोपोनिक्स, बी है आपका वाटर कल्चर, सी है एक्वाकल्चर और डी है आपका प्लांटोलॉजी। क्या होगा इसका जवाब? बिना मृदा के सिर्फ पोषक तत्वों के जलीय घोल में पादपों को उगाना। जिसने इसका जवाब दिया है हाइड्रोपोनिक्स, बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स में जो पौधे होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं, उन्हीं को उसके अंदर उगाया जा सकता है। ठीक है, उनमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उस पानी में घोल देते हैं और फिर उस पौधे को उसके अंदर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, पोषक तत्व उन पौधों को उस जलीय विलयन के घोल के माध्यम से मिलते रहते हैं और पौधा ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला सवाल है, मेंडल के नियमों की पुनः खोजकर्ता करने वाले वैज्ञानिक थे। मेंडल के नियमों की पुनः खोजकर्ता करने वाले वैज्ञानिक थे। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने विशेष प्रकार के नियम दिए थे आनुवंशिकी और आनुवंशिकता को लेकर, लेकिन उनकी जो खोज थी उसका श्रेय उनको उनके जिंदा रहते नहीं मिल पाया था। फिर 3 वैज्ञानिक हुए, उन 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया? उनकी खोज को वापस पुनः खोज किया और उनके नियमों को वापस से पुनः प्रतिपादित किया। उस दौरान मेंडल को क्या मिला था? उस दौरान मेंडल को बहुत सम्मान मिला था और मेंडल के जो नियम थे वो बाद में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो उनको जो खोज करता थे वो कौन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। फिर जर्मनी के थे कोल कोरेंस, ठीक है। फिर इटली के थे इरिक वॉन शेरमैन। ठीक है, तो ये 3 वैज्ञानिक थे, एक हॉलैंड के थे, एक जर्मनी के थे और एक इटली के थे। ये बुक में बाकायदा अभी लिखा हुआ भी होता है कि हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कोल कोरेंस और इटली के इरिक वॉन शेरमैन नामक वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। समझ में आ गया आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन आपकी कमेंट का बदलता ही जा रहा है, कमेंट करते ही नहीं हो आजकल। आज मैं कह देता हूँ, जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसका नाम लूंगा मैं कल। जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसी का नाम लूंगा और उसी के कमेंट को मैं पिन करूंगा। तो सबसे अच्छा कमेंट कौन करता है आज देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पुमंग व जायांग, बी है आपका दलपुंज, सी है आपका बाय दलपुंज और ऑप्शन नंबर डी है आपका ए बी सी तीनों। क्या होगा इसका जवाब? एक पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। एक पूर्ण पुष्प में क्या क्या पाए जाते हैं? जवाब देना है आपको। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको जवाब देना है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। एक पूर्ण पुष्प में क्या क्या पाए जाते हैं? एक पूर्ण पुष्प में पुमंग, जायांग, दलपुंज और बाय दलपुंज पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? पुमंग, जायांग, दलपुंज और बाय दलपुंज पाए जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था एंड्रोसियम और गायनोसियम के बारे में। अगर पुमंग लिखा हुआ नहीं आता है तो वहां पर लिखा हुआ आएगा एंड्रोसियम, एंड्रोसियम लिखा आएगा। अगर जायांग लिखा हुआ नहीं आता है तो वहां पर लिखा आएगा गायनोसियस। ठीक है, गायनोसियम। ठीक है, तो एंड्रोसियस का मतलब होता है पुमंग और गायनोसियस का मतलब होता है जायांग। ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसको हिंदी में भी लिख सकता है वो, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परागकण है। अब परागकण सब करते हैं, परागकण पोलन ग्रेन्स, बट है क्या वो एक्चुअल में? वो प्लांट का कौन सा पार्ट है?
प्लांट का कौन सा पार्ट है, इस चीज को बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका अपूर्ण विकसित भ्रूण, बी है आपका अपूर्ण विकसित नर युग्मक, सी है मात्र कोशिका और डी है नर शुक्राणु। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। परागकण क्या है, परागकण पौधे का कौन सा भाग है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला अपूर्ण विकसित नर युग्मक, बिल्कुल सही जवाब है। अपूर्ण विकसित नर युग्मक क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है, जिसको पोलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, परागकण पूछ ले कि परागकण पौधे का कौन सा भाग है या परागकण क्या है, तो परागकण क्या है, अपूर्ण विकसित नर युग्मक है। ठीक है, अपूर्ण विकसित भ्रूण नहीं है, बच्चे क्या कर देते हैं, अपूर्ण विकसित भ्रूण कर देते हैं, भ्रूण नहीं बनाया अभी वो। ठीक है, भ्रूण तो नर और मादा जब मिल जाते हैं तो उसके दौरान बनता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है। वो बिल्कुल इजी सवाल है, जवाब दीजिए। मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है, सेरीकल्चर, लेक कल्चर, एपीकल्चर या एक्वाकल्चर, ए बी सी या डी। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए एपीकल्चर का जिसने जवाब मधुमक्खी पालन का जिसने जवाब दिया है एपीकल्चर, बिल्कुल सही जवाब है। मधुमक्खी को वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है, वो विधि एपीकल्चर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और एपीस का मतलब होता है मक्खी और मच्छर, ये सब आप लोग सब लोग जानते हो। ठीक है, अब एक्वाकल्चर का मतलब होता है मछली पालन। फिर उसके बाद में लेक कल्चर का मतलब क्या होता है, लाख के कीटों को जो पालते हैं तो लेक कल्चर कहलाता है। फिर सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, जो कीट होते हैं विशेष प्रकार के मखमल के कीट, उनको शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है और बेर के पे भी पाला जाता है, उनसे लाख प्राप्त की जाती है, ये विधि सेरीकल्चर के नाम से जानी जाती है। एक ना एक सवाल ऐसा आएगा ही आएगा। ठीक है, एक ना एक सवाल ऐसा आएगा ही आएगा, वो आपसे एक ना एक वैज्ञानिक विधि पूछेगा और एक ना एक आपसे वो विज्ञान की शाखा के बारे में भी पूछेगा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी खोज किसने की थी, एक ना एक क्वेश्चन खोज के बारे में भी आएगा। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है हमेशा। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जॉब के लिए। अगला सवाल क्या है, मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसके पाचन में सहायक होती है। मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसके पाचन में सहायक होती है। अब इस चीज़ का जवाब देना है आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड जानकारी। बताइए जल्दी से, मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसके पाचन में सहायक होती है, स्टार्च के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के या वसा के। मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसके पाचन में सहायक होती है, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। जिसने इसका जवाब दिया है मानव मुख में पाई जाने वाली लार का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला स्टार्च, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य शरीर में या मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है। तो जैसे ही मनुष्य अपने भोजन को मुंह में रखता है, मुंह में रखने के बाद में क्या होता है, उसके अंदर जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को पचा लिया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा। ये आगे आएगा भी क्वेश्चन, इसको भी मैंने इंक्लूड किया है इसमें, तो वहाँ पर मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो मानव के मुख से प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही मुख के अंदर वो भोजन को रखता है पचना चालू हो जाता है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ करने वाला कोड है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ करने वाला कोड है। आप सब लोग जानते हो कि कोडोन के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो उसको कोडोन के द्वारा ही क्या किया जाता है, उसको कोडोन के द्वारा सेट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ करने वाला कोड क्या है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला AUG। AUG जो कोड होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहले मिथियोनिन को कोड करता है। मिथियोनिन क्या है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, वो उसको कोड करेगा। कोड करने के बाद में ये किस में बदल जाएंगे, ये प्रोटीन में बदल जाएंगे। ये जो अम्ल होते हैं ये प्रोटीन में बदल जाते हैं। तो समझ में आ गया, प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ करने वाला कोड कौन सा होगा, AUG कोडोन होगा। बार बार पूछा जाता है, रट लेना इस सवाल को। फिर इसके बाद में ये वाला सवाल भी बार बार पूछा जाता है। ये कौन सा सवाल है, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण को बंद करने वाला कोडोन कौन सा है। अब प्रारंभ करने वाला तो मैंने बता दिया आपको, वापस से देख लीजिए, भूल नहीं गई हो कहीं।
देखिए AUG कोडोन क्या करता है, प्रारंभ करता है कोडोन को, AUG कोडोन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करता है। अब देखिए यहाँ पर बंद, जब आपने किसी चीज़ को चालू कर दी, किसी जनरेटर को, किसी मशीन को, किसी गाड़ी को, किसी कार को चालू कर दिया तो उसको बंद भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको चालू ही छोड़ दोगे, चालू छोड़ दोगे तो वो खराब नहीं हो जाएगी, तो इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए कौन कौन से कोडोन लोगे आप? ऑप्शन नंबर ए है आपका AUG, UAG, ऑप्शन नंबर बी है आपका UGA और ऑप्शन नंबर सी है आपका UAA। अब इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रोटीन संश्लेषण को बंद करने वाला कोड कौन सा होगा? बताइए जल्दी से, प्रोटीन संश्लेषण को बंद करने वाला कोड कौन सा होगा? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन संश्लेषण को बंद करने वाला कोड क्या कहलाता है? प्रोटीन संश्लेषण को बंद करने वाले कोड 3 कोड होते हैं, एक होता है UAG, एक होता है UGA, एक होता है UAA। ठीक है, तो 3 प्रकार के कोड होते हैं और ये तीनों प्रकार के कोड प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को बंद करते हैं। इन कोड का एक नाम और होता है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन संश्लेषण को बंद करने वाले कोड किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण को बंद करने वाले कोड नॉनसेंस कोडोन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? नॉनसेंस कोडोन के नाम से जाने जाते हैं। अगर इनके नाम पूछ ले तो नाम है UAG, UGA और UAA। प्रोटीन संश्लेषण को बंद कर देते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे हिसाब से, 2 क्वेश्चन और हैं, एक ये है, एक इसके आगे और है, तो पूरी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कितने कोडोन कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कितने कोडोन कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका 20, बी है आपका 64, सी 108 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 206। बताइए जल्दी से, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कितने कोडोन कार्य करते हैं? कितने कोडोन कार्य करते हैं? जिसने इसका जवाब दिया है कोडोन का, बिल्कुल सही जवाब है 64। अब देखिए आनुवंशिक कोड जो होते हैं वो 64 कोड होते हैं, 64 टाइप के कोड होते हैं, ये कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। इनको त्रिक कोड या ट्रिपल कोड के नाम से भी जानते हैं, इनको त्रिक कोड या ट्रिपल कोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आनुवंशिक कोड कितने होते हैं? आनुवंशिक कोड 64 होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को कोड करते हैं और प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। इस दौरान ये 64 त्रिक कोड प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक होते हैं। समझ में आ गया? प्रत्येक अमीनो अम्ल को क्या करता है? प्रत्येक अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो अम्ल भी मैंने बता दिया है आपको कितने होते हैं, 20 अमीनो अम्ल को 64 प्रकार के कोडोन कोड करते हैं। एक विशेष अमीनो अम्ल को क्या करता है? 2 से 3 कोडोन, एक विशेष अमीनो अम्ल को 2 से 3 कोडोन कोड करते हैं। कोडोन का मतलब कोड करते हैं और उसको अपनी व्यवस्था जगह पर व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है? इमास्कुलेशन तकनीक किसने विकसित की थी? इमास्कुलेशन तकनीक बताना है आपको। इमास्कुलेशन तकनीक किसने विकसित की थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका जॉन मेंडल, बी है आपका वॉन शेरमेक, सी है आपका ह्यूगो डी ब्रीज और डी है आपका श्वानसन। बताइए जल्दी से, इमास्कुलेशन तकनीक किसने विकसित की थी? इमास्कुलेशन तकनीक किसने विकसित की थी? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है इमेस्कुलेशन तकनीक का, जिसने जवाब दिया है जॉन मेंडल, बिल्कुल सही जवाब है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा इमेस्कुलेशन होता क्या है, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना है आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, इमेस्कुलेशन एक शब्द है, ये एक इंग्लिश शब्द है। अगर आपको हिंदी में याद करना है तो हिंदी में इसको थैलीकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थैलीकरण के नाम से जानते हैं। ये कब काम आता है? जब हम संकरण कराते हैं तो संकरण के दौरान इस क्रिया को अपनाया जाता है। अब ये क्रिया होती क्या है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए क्या होता है इसमें, हमारे जो परागकण होते हैं, परागकण जो होते हैं पौधे के अंदर, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। परागकण जो होते हैं पौधे के अंदर, उनको क्या करते हैं, उनको स्फुटन से पहले ही हटा दिया जाता है। वहां से उनको स्फुटन से पहले ही क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है और पुंकेसर को हटा दिया जाता है। तो परागकण या पुंकेसर को अपने मेच्योर होने से पहले या परिपक्व होने से पहले या स्फुटन से पहले ही हटा दिया जाता है और इसी क्रिया को हम इमास्कुलेशन या थैलीकरण करते हैं, थैलीकरण कहते हैं। अब क्यों करते हैं? जब हम कृत्रिम विधि से संकरण कराते हैं तो उस दौरान हम क्या चाहते हैं कि जो भी परागकण हम डालेंगे उसी से पौधा क्या हो, उसी से पौधा निषेचित हो और उसी के लक्षण वाला पौधा या उसी के लक्षण वाले बीज हमें प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो
इच्छित हमारे पास जो पुंकेसर होते हैं उन्हीं पुंकेसरों को हम मादा भाग पर डालते हैं, बाकी जो नर भाग, बाकी जो उसके अंदर वाले पुराने जो पुंकेसर होते हैं उनको हटा देते हैं, और उनको हटाने की क्रिया ही इमेस्क्युलेशन या थैलीकरण कहलाती है। और इस तकनीक को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉन मेंडल नामक साइंटिस्ट को। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इमेस्क्युलेशन तकनीक विकसित किसने की थी, तो जॉन मेंडल ने विकसित की थी। इमेस्क्युलेशन नहीं पूछा जाता है तो थैलीकरण पूछ लेगा। थैलीकरण क्या है, थैलीकरण में क्या करते हैं, परागकण या पुंकेसरों को उनके परिपक्व होने से पहले ही हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर दूसरे पुंकेसर डाल दिए जाते हैं, और ये एक प्रकार की संकरण तकनीक भी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए हटाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसको चिमटी से हटा देते हैं, या उनको गर्म पानी से, या उनको अल्कोहल से हटाया जाता है। ठीक है, ये 3 चीज काम में लेते हैं। तो अब वापस से बता देता हूँ कौन कौन से काम में लेते हैं। एक लेंगे चिमटी, एक लेंगे गर्म पानी, एक लेंगे अल्कोहल। इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके हटाया जा सकता है। अब मैं ये आपको बता नहीं सकता कि कैसे हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली ही बताया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगर क्लास समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल मैं कहीं और जाऊंगा, नया वर्क स्टेशन एक बनवाया है, वहाँ पे जाऊंगा, और हो सकता है कल थोड़ा वीडियो डिले हो जाए या आ ना सके, तो कल आप थोड़ा पेशेंस रख लेना। परसों से आपको बिल्कुल एक नया और शानदार प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि अब 1 महीना बचा है, और इस 1 महीने के लिए मैं एक रणनीति के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी तैयार कर रहा हूँ। उस मोटिवेशनल वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। वो वीडियो आपके लिए कल मिल जाएगी आपको, और कल आपको वो वीडियो देखनी है कि अब 1 महीने में आपको किस रणनीति से तैयार करना है, किस रणनीति से आपको युद्ध की तैयारी करना है, क्योंकि ये एक युद्ध ही है। एग्जाम आपके लिए तो एक युद्ध ही है, युद्ध में लड़ना है और विजय होके आना है आपको। ठीक है, तो एक मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। उससे आपको जो तैयारी है, आपका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो जागेगा, और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसकी वीडियो को पिन भी करूंगा, और कल जो मोटिवेशनल वाली क्लास आएगी उसमें उसको नाम को दिखाऊंगा भी, उसके नाम को दिखाऊंगा मैं बकायदा। ठीक है, पक्का दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।